हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बाल विकास चैप्टर के विकास के सिद्धांत के 8 बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी और आगे के शेष बचे बिंदुओं पर इस वाले पार्ट में हम चर्चा करेंगे और हो सका तो इस वाले पार्ट में हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आपके डाउट जरूर पूछिए। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत 9वां बिंदु है हमारा, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से निर्भर और एक दूसरे से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे एक हो गया अभ्यास। मान लो अपन अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपन को उस चीज का अनुभव हो जाएगा। अनुभव होते होते उस चीज का हमको उसमें परिपक्व हो जाएंगे तो परिपक्वता आ जाएगी। तो मतलब देखिए, आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभ्यास से तो अनुभव जुड़ा हुआ है और अनुभव से परिपक्वता जुड़ी हुई है, इसी तरह से आप समझ सकते हैं एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित होते हैं विकास के सभी पक्ष। और हमारा 10वां बिंदु है, विकास बहुदिशीय और बहुआयामी होता है। अर्थात विकास सभी दिशाओं में होता है और बहुआयामी होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रारंभ में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार आगे चलकर अधिक विभेदीकृत, परिकृत और लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। 12वां पॉइंट है, विकास एकीकृत स्वरूप में होता है। 13वां बिंदु है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रारंभिक विकास ही सही ढंग से नहीं होगा तो बाद का विकास भी नहीं हो पाएगा। हमारा 14वां बिंदु है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। ये हरलॉग का कथन है कि विकास लयात्मक, लयात्मक मतलब रिदमिक होता है, लय में होता है, नियमित रेगुलर नहीं होता। और 15वां बिंदु है, विकास पूर्वानुमेय होता है। 16वां बिंदु, विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल्ड होता है। स्पाइरल्ड देखो, मैं ऊपर छोटा सा चित्र बना रखा हूं, आपको दिख रहा होगा। इसी के साथ हम आगे 17वें बिंदु पे चलते हैं। सिफेलिकाउल मतलब मस्तकोन्मुखी, सिर से पैर तक की अवस्था। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ जाता है। अर्थात बच्चा पहले गर्दन उठाना सीखता है, फिर छाती व कमर के रास्ते अंत में चलना सीखता है। गर्भावस्था में भी इसी नियम का अनुसरण होता है। देखो दोस्तों, इसका नाम याद करने का एक सिंपल सा यही मेथड है। सी से स्टार्ट हो रहा है सिफेलिकाउल, तो सी से सिर से पैर तक की अवस्था, इसको सिफेलिकाउल कहते हैं। बस यही ट्रिक है, आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैं भी इस तरह से ही याद रखता हूँ। अगर आप इस अवस्था का नाम इस तरह से याद रखेंगे तो दूसरे का भी अपने आप याद हो जाएगा, जो कि है 18वें बिंदु में हमारा प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल जिसको बोलते हैं केंद्रोन्मुखी, केंद्र से परिधि की ओर। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में केंद्र के अंगों का विकास पहले होता है, तत्पश्चात परिधि के अंगों का जैसे रीढ़ की हड्डी से प्रारंभ होकर कंधा, भुजा, कोहनी, कलाई के रास्ते अंगुलियां सबसे अंत में विकसित होती है। दोस्तों याद रखना, इसमें अंत में आपकी अंगुलियां विकसित होगी। प्रोक्सीमोडिस्टल केंद्रोन्मुखी अवस्था में केंद्र से आपके लास्ट में अंगुलियों का नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये सभी विकास के सिद्धांत के बिंदु समाप्त हुए। और आगे नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। चलिए, श्रीमती हरलॉग के अनुसार विकास 4 भागों में बटा हुआ है। देखिए, फर्स्ट है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने लक्षणों का लोप और चौथा है नए लक्षणों का प्रकटीकरण। मतलब थर्ड में तो लोप हो गया और फोर्थ में प्रकटीकरण हो गया। दोस्तों आगे हम विकास की अवस्थाएं पर चर्चा करते हैं, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। दोस्तों हमारा पहला बिंदु शैशवावस्था का है, जिसको इन्फेंसी भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास की अवस्था। मतलब इसमें अपना जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। दूसरा बिंदु है तीव्र अधिगम की अवस्था है ये,
इसमें अपना जो अधिगम की याद करने की क्षमता है वो भी सबसे ज़्यादा रहती है। थर्ड पॉइंट है पर निर्भरता की अवस्था, स्टेज ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब किसी न किसी पे इस अवस्था में हम डिपेंड रहते हैं। चौथा बिंदु है अपरिपक्वता की अवस्था, स्टेज ऑफ इमेच्योरिटी। और हमारा फिफ्थ बिंदु है सामाजिकता के अभाव की अवस्था, बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, वह गैर सामाजिक होता है। दोस्तों याद रखना ये बिंदु, बालक जिस अवस्था में सामाजिक भी नहीं होता और असामाजिक भी नहीं होता वह गैर सामाजिक होता है। यह अवस्था कौन सी है? तो ये शैशवावस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। ये याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछा गया सवाल है। छठा बिंदु है नैतिकता के अभाव की अवस्था, बालक ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। सातवां बिंदु है मूल परित्यात्मक व्यवहार की अवस्था। आठवां बिंदु है तीव्र कामुकता की अवस्था। नौवां बिंदु है संवेगों के विकास की अवस्था। और 10वां बिंदु है स्वार्थी व आत्म केंद्रित व्यवहार की अवस्था। मतलब दोस्तों आपको ये सभी बिंदु इसी तरह याद रखना है। इसमें पूछ लेंगे कि संवेगों के विकास की अवस्था किसे कहा है, तो आपको कहना है शैशवावस्था को कहा है। अगर आपसे पूछते हैं स्वार्थी व आत्म केंद्रित व्यवहार की अवस्था कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है शैशवावस्था है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आपको ये सभी बिंदु याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पूरी मनोविज्ञान में हमेशा ये क्वेश्चन मिलेगा कि टॉयज की अवस्था, खिलौने की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो आपको उत्तर देना है पूर्व बाल्यावस्था। प्री स्कूल एज कौन सी है? विद्यालय पूर्व अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था है। प्री गैंग एज, पूर्व समूह अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था ही है। प्रिपरेशन एज, तैयारी की अवस्था, अध्यापक के लिए है ये पूर्व बाल्यावस्था। और समस्या अवस्था माता पिता के लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें बालक कब, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। इसे जिज्ञासु की अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना इस वाली अवस्था को जिज्ञासु की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? जिज्ञासु की अवस्था। किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। 2 से 6 वर्ष की अवस्था है ये। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे खोज या अन्वेषण की अवस्था भी मानते हैं। आगे, बालक का स्वभाव जिद्दी व कहना नहीं मानने वाला हो जाता है। बालक अकेला खेलता है और एक खिलौने से ज्यादा नहीं खेलता। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था, लोटर चाइल्डहुड एज। इसमें क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, प्ले एज कौन सी है, तो आपका उत्तर होएगा उत्तर बाल अवस्था। खेलने की अवस्था है ये, विद्यालय की अवस्था है, समूह की अवस्था है, उत्पत्ति अवस्था है माता पिता के लिए। गंदी अवस्था है, डर्टी एज। डर्टी एज इसका भी क्वेश्चन आता है, उत्तर बाल अवस्था को कहते हैं। नाजुक अवस्था सबसे क्रिटिकल एज है, 6 से 12 वर्ष की नाजुक अवस्था। उपलब्धि अभिप्रेरणा के कारण, इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा मिलती है, मतलब कि बच्चों को मोटिवेशन के लिए, उपलब्धि के लिए ये क्रिटिकल नाजुक एज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें विशेषताएं दी गई है। बालक समूह में रहता है और समूह के लोगों में स्वीकार्यता चाहता है। समूह में खेलता है, खेल के नियम बनाता है और पूरी ईमानदारी से उनका पालन करता है। समूह के लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। बालक का स्वभाव बहिर्मुखी हो जाता है। व्यक्तिगत कार्य का निष्पादन व आत्मनिर्भरता का संचार होता है। रॉस के अनुसार यह मिथ्या परिपक्वता का काल है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बढ़ती है इस अवस्था में। समलैंगिकता का भाव जागता है, अर्थात बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ अधिकांश समय व्यतीत करती है। यह कामुकता की सुप्त अवस्था है। अधिकांश समय सामाजिक गतिविधियों के कार्यों में बीतता है। शारीरिक विकास मंद गति से होता है।
दोस्तों आगे चलते हैं अपनी अंतिम अवस्था किशोरावस्था की तरफ। एडोलेसेंस। एडोलेसेंस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह एक संक्रमण अवस्था है जो बाल्यावस्था के पश्चात आरंभ होती है और वयस्क अवस्था से पूर्व समाप्त हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष तक की होती है। दोस्तों याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किशोरावस्था का काल कब तक माना गया है? 10 से 19 वर्ष तक। आगे हम किशोरावस्था के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला बिंदु है गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का आगमन शीत प्रदेशों की तुलना में पहले हो जाता है। बालिकाओं में बालकों से लगभग 2 वर्ष पूर्व किशोरावस्था आ जाती है। हरलोक ने 17 वर्ष को किशोरावस्था की विभाजक रेखा कहा है। हरलोक ने क्या कहा है? किशोरावस्था को 17 वर्ष की विभाजक रेखा। किशोरावस्था के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिमान स्टैनले हॉल ने किया है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। किसने किया है? स्टैनले हॉल ने महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। उन्हीं की 1904 में प्रकाशित पुस्तक एडोलसेंस इस अवस्था के नामकरण की आधार बनी। मतलब उनकी ही पुस्तक थी, किनकी? स्टैनले हॉल की 1904 में प्रकाशित हुई थी एडोलसेंस। इसके आधार पर ही इसका नाम रखा गया है किशोरावस्था। यह सिद्धांत मानता है कि किशोरावस्था के सभी परिवर्तन अचानक से होते हैं जिनका पूर्व की किसी अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा बिंदु है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके समर्थकों में किंग, हॉलिंगबर्थ और थॉर्नडाइक का नाम प्रमुख है। यह सिद्धांत मानता है कि किशोरावस्था की परिवर्तन अचानक ना होकर क्रमिक होते हैं। किंग के अनुसार जिस प्रकार आने वाली ऋतु के संकेत पिछली ऋतु में दिख जाते हैं उसी प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित होते हैं। आगे हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। यह तीव्र शारीरिक मानसिक परिवर्तनों की अवस्था है। यौनारंभ से प्रारंभ होने वाली ये परिवर्तन किशोर को चिंतित कर देते हैं। यह मानसिक योग्यताओं की परिपक्वता की अवस्था है, जैसे बुद्धि, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि। विरोधी मानसिक दशा का प्रभाव रहता है। माता पिता से विद्रोह और दृढ़ देखने को मिलता है। वीर पूजा की भावना देखने को मिलती है। किशोर किसी व्यक्ति, विचार की संस्था के आदर्श गुणों से प्रभावित होकर वैसे ही बनना चाहता है। धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना का उदय हो जाता है। वैज्ञानिक तर्क विकसित हो जाती है। किशोर बिना तर्क वितर्क के किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। असफलता, निराशा, कुंठा, आत्मसम्मान पर चोट अपराध की ओर ले जाती है। जोन्स के अनुसार शैशवाकाल का दमित यौन आवेग जो बाल्यावस्था में था इस अवस्था में फिर से जागृत हो जाता है। अतः किशोरावस्था को शैशवकाल के यौनिक विकास का पुनरावर्तन कहा जा सकता है। इसके निम्नलिखित चरण होते हैं। किशोरावस्था के निम्नलिखित चरण होते हैं। आत्म प्रेम। किशोरावस्था में स्वयं के प्रति, मुख्यतः स्वयं के आवरण के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। किशोर स्वयं को सजाने संवारने में समय गंवाने लगते हैं। और दोस्तों फ्राइड ने इसी अवस्था को नार्सिसिज्म कहा है। नार्सिसिज्म कौन सी अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को कहा है। किसने कहा है? फ्राइड ने। समलैंगिकता दूसरा बिंदु है, दूसरा मतलब चरण है। समलैंगिकता का प्रभाव पहले से अधिक प्रगाढ़ होता है। विषम लैंगिकता, अंत में किशोर व किशोरियों का एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है। कल्पनाशीलता एवं विशेष अहम केंद्रवाद दिखाई देता है। डेविड एल काइल ने इसके 3 चरण बताए हैं। काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस, व्यक्तिगत दंतक्रिया, पर्सनल फेबल, यह स्वयं को अपने आप में अद्वितीय समझता है। तीसरा बिंदु है अपराजेयता।
किशोर में व्यवसाय चुनाव को लेकर चिंता दिखाई देती है। किशोर में स्वतंत्र पहचान के निर्माण के लिए संकट दृष्टिगत होता है। इसी प्रक्रिया में माता पिता व स्वयं से द्वंद्व की अनुभूति होती है। किशोरावस्था में बहिर्मुखता पहले की तुलना में और बढ़ जाती है। किशोर में आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि, स्वाभिमान का भाव जागता है। सामूहिकता और ज़्यादा बदलती है, बलवती हो जाती है। किशोरावस्था के समूह बाल्यावस्था जैसे अस्थायी नहीं होते। किशोर व किशोरियों की रुचि में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। राजनीतिक, वैचारिक और बौद्धिक चेतना का उदय होता है। यह मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की अवस्था है। किशोरावस्था संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो तेज़ लग रहा है या धीरे लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा या घटा के देख सकते हैं। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर बाल विकास पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मेरे को आगे के वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। और आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। एक वीडियो पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था, उसके बाद वीडियो पे रेस्पॉन्स आना लगभग रुक सा गया है। इसलिए आप रेस्पॉन्स अच्छा देंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ दोस्तों, मेरे को कोई टीचर मत समझना। मैं ये कलाम के नोट्स आपके समक्ष इसलिए ला रहा हूँ ताकि अपनी तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।